बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। हम एक सिलसिले के तहत बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से क्रॉनिक बीमारियां होती हैं और एक्यूट बीमारियां कैसे होती हैं, और इसके साथ हम पढ़ेंगे कि सेहत के बुनियादी असूल कौन कौन से हैं जिन पर अमल करके हम इन क्रॉनिक या बीमारियों से बच सकते हैं। अब एक्यूट बीमारियों के अंदर तो फौरी तौर पे जो एमरजेंसी ट्रीटमेंट है वो हम ले सकते हैं और उनसे रिलीफ पा सकते हैं, लेकिन क्रॉनिक बीमारियों के अंदर आपने अक्सर मरीज़ों को देखा होगा, वो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ये मसला इतने अरसे से है, मैं मुसलसल इसकी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा हूँ लेकिन मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। चाहे वो कोई वबाई नज़ला ज़ुकाम हो, अगर वो क्रॉनिक शक्ल अख्तियार कर गया हो तो लंबे अरसे तक मरीज़ के साथ रहता है, जिसकी वजह से आगे जाके उसे एज़मा और टीबी तक होने के चांसेस होते हैं। दूसरा, जैसे लीवर डिजीज़ हैं या ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, जब ये क्रॉनिक कंडीशन अख्तियार कर लेती हैं तो फिर इनका इलाज इतना मुश्किल क्यों होता है और ये किन वजूहात की बिना पर ये क्रॉनिक होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए इंतहाई अहम है। इसे आप इसके जो मैं मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर बनाऊंगा उसे आप मुकम्मल तौर पर देखिए ताकि आपको इसकी अवेयरनेस पैदा हो कि हम इन बीमारियों से कैसे बच सकते हैं। क्योंकि अक्सर मरीज़ जो अपनी अलामात बताते हैं वो क्रॉनिक अलामात होती हैं और वो लंबे अरसे तक उनकी मेडिकेशन चलती रहती है। सबसे पहले हम एक्यूट डिजीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि एक्यूट डिजीज़ जो होती हैं इनकी 4 टाइप्स के अंदर इनको डिवाइड किया गया हुआ है। एक तो जैसे एक्सीडेंटल डिजीज़ हो गई, अगर किसी को कोई हादसा पेश आ गया बस वगैरह से या गाड़ी से गिर गया या उसके हाथ पे चाकू या छुरी वगैरह लग गई या किसी जहरीले चीज़ ने जैसे सांप बिच्छू वगैरह उसे काट लिया, तो ये एक्सीडेंटल डिजीज़ है। दूसरी होती है एपिडेमिक डिजीज़, जैसे वबाई खसरा चीचक वगैरह की बीमारियां आती हैं, इन्हें हम एपिडेमिक डिजीज़ कहते हैं। तीसरी होती है एमरजेंसी डिजीज़, जैसे मौसम वगैरह तब्दील हुआ और कोई बीमारी वगैरह लग गई, जैसे नज़ला ज़ुकाम लग गया या बहुत तेज़ धूप हुई तो सर दर्द हो गया, ज़्यादा सर्दी हुई सर्द मौसम हुआ तो बुखार हो गया या खांसी वगैरह हो गई, ये सारी एमरजेंसी डिजीज़। नंबर 4 पे है पोस्ट एब्सेस डिजीज़, यानी बद परहेज़ी की वजह से पैदा होने वाली बीमारियाँ, जैसे बहुत ज़्यादा खा लिया यानी ओवर ईटिंग हो गई, या बहुत ज़्यादा तंबाकू नोशी या सिगरेट का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया, तो इसकी वजह से जो बीमारियाँ पैदा होती हैं इन्हें हम बद परहेज़ी की बीमारियों के कैटेगरीज़ के अंदर आते हैं। ये भी एक्यूट डिजीज़ के अंदर ही आती हैं। अब एक्यूट डिजीज़ से निपटने के लिए तो हमें फौरी तौर पे फर्स्ट एड्स की ज़रूरत होती है ताकि इन बीमारियों की सिम्टम्स के मुताबिक हम अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक मेडिसिन जो बनती हैं उनसे निपटा जाए। वो उसके लिए मैंने वैसे एक अलग से वीडियो भी बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने 10 एमरजेंसी मेडिसिन रखी हैं जो अगर आप अपने घर पे रखते हैं तो इन बीमारियों से फौरी तौर पे आप निपट सकते हैं और आपको किसी भी डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब क्रॉनिक डिजीज़ पे बात करने से पहले हम क्रॉनिक डिजीज़ के अंदर पाई जाने वाली अलामात के बारे में बात कर रहे थे कि कौन सी ऐसी बातें पाई जाती हैं जिसकी वजह से इसको हम क्रॉनिक डिजीज़ या देरीना बीमारियां भी कहते हैं। देरीना बीमारी नागहानी तौर पर जिस्म में पैदा नहीं होती। ये नहीं होता कि एक मरीज़ अगर आपको कहे कि रात में सोया और सुबह उठा और मैं बवासीर का पेशेंट बन गया, बल्कि वो आपके सामने अपने बीमारी के इर्तिकाई मराहल जो है वो बताएगा। जैसे वो बताएगा जी पहले ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर इस तरह महसूस हुआ और आखिरकार वो इस मर्ज के अंदर मुब्तला हो गया। और देरीना बीमारी जिस कुव्वत के बल बोते पर जिस्म पर असरअंदाज होती है वो कुव्वत भी नागहानी तौर पर नहीं आती। ये नहीं होता कि यकदम कोई ऐसी कुव्वत पैदा हुई जिसने वो बीमारी पैदा कर दी, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता वो बीमारी की तरफ लेके जाती है। अगर वो कुव्वत इतनी ताकतवर या पावरफुल होती तो कोई भी बीमारी देरीना बीमारी ना होती, बल्कि यकदम बीमारी पैदा होती और फिर यकदम ही वो यानी कि अपने असरात जो है जिस्म के ऊपर ज़ाहिर करती। और एक समझने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि जो क्रॉनिक डिजीज़ या जिसे हम देरीना बीमारी कहते हैं ये फिलफौर तौर पे ठीक नहीं हो सकती। ये नहीं होता कि भी
जैसे ही आपने मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल करना शुरू की है तो फौरी तौर पे इसके असरात सामने आना शुरू हो जाए। जो इर्तिकाई मरहल इसको आने में लगे, जैसे जिस तरीके से ये बीमारी आई, मिसाल के तौर पे कोई 1 महीना, 2 महीने, साल इस बीमारी को आने में लगते हैं जब जिस्म के अंदर तब्दीलियां पैदा होती हैं, तो इसी तरीके से इसकी जो शफायाबी का अमल है वो भी इतना ही मरहल तय करेगा, फिर ही जाके हम दरीना बीमारियों के साथ निपट सकते हैं। ज़ाहिर है जो सज़ा इतने लंबे अरसे में आहिस्ता आहिस्ता मरीज़ के ऊपर इसके असरात आते हैं, तो उससे शफायाबी के लिए भी उसे इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता मरहल तय करने पड़ते हैं शफायाब होने के लिए। तो इसके लिए बाकायदा मनसूबाबंदी, जद्दोजहद और कुर्बानी की ज़रूरत है। अब यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या वो कौन सी ऐसी कुव्वत है जिसकी वजह से देरीना बीमारी पैदा होती है। ये बात तो बड़े आसानी से मैंने इनके समझा दी है कि देरीना बीमारी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पैदा होती है, यकदम नहीं वकूफ़ पज़ीर होती, और उसको जो कुव्वत और ताकत लेके आती है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ही उस बीमारी के ऊपर अपना असर और रसूख। देरीना बीमारी को जिस्म के किसी एक हिस्से के ऊपर मुहित नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पे अगर टांग के ऊपर कोई रसोली निकल आई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी तवज्जो इसी के ऊपर मरकूज कर दी जाए कि यही बीमार उज़ू है। टांग चूँकि एक खुद कफील उज़ू नहीं है, वो अपने लिए ऑक्सीजन पैदा नहीं करता या खून मुहैया नहीं करता, और इसको चर्बी या दूसरे जो मिनरल्स नमकियात के लिए जिस्म के दूसरे अज़ा की ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर एक जिस्म के एक हिस्से के ऊपर कोई एबनॉर्मलिटी हो गई है तो वो उस पूरे का पूरा जो जिस्म है उसकी वजह से मुतासर होता है। टांग के ऊपर रसोली जिस्म की एक हालत का नाम तो हो सकता है, लेकिन उसे हम मर्ज का नाम नहीं दे सकते। इस रसोली बनने के अंदर इसके दिमागी और जिस्मानी अज़ा मिलकर काम करते हैं, फिर जाके वो कोई बीमारी की शक्ल अख्तियार करता है। अब मैं आपको इस वीडियो के अगले हिस्से के अंदर उस कुव्वत और ताकत के बारे में बताऊंगा जो कि बीमारी को पैदा करने की वजूहात हैं। तो आप दूसरा हिस्सा ज़रूर देखिएगा। शुक्रिया।